आर्ट एक ऐसा एरिया होता है ना कि जब फिर आप आर्ट आपका दोस्त हो जाता है, आपको दोस्तों की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। मैं इलाहाबाद का हूँ, मेरी ज़िंदगी ठीक ठाक है, मैंने साफ साफ पढ़ दिया, मुझको उन्होंने मेन रोल दे दिया जो कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। इतना बुरा प्ले हुआ वो, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब आपकी एक स्लो डेथ हो रही थी वो 2.5 घंटे, और हर डेथ इन इंस्टॉलमेंट हो रही थी क्योंकि एक दिन नहीं होता, वो 6-7 दिन। पहली बार फिल्म के सेट पे 16 दिन की शूटिंग थी, एक भी दिन नहीं सोया मैं। वो एंथुजियाज्म था, पिक्चर में काम कर रहा हूँ, बॉस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। हाय। आजकल का टाइम नहीं है ये, हाँ। हलवा पूरी हो गया फिल्म में काम करना, उसको फिल्म में काम करना उसका लगता है ना अचीवमेंट हो गया है बॉस। Why are you drawn to these very edgy films? एजी फिल्म बनती है जब आपके पास बजट कम होता है, उनको एजी फिल्म कहते हैं कि जब आपके पास बजट और रियल लोकेशन में काम कर रहे हो, कैमरा रखने की जगह में थोड़ा टिल्टेड हो, उसमें क्या फ्रेमिंग है, मैं प्रॉब्लम थी वहाँ में। मैं एक्टर को करके बता देता हूँ, लेकिन कैमरा ऑन होते ही एकदम एक्टर को बेशर्म होना चाहिए ना, तो वही एक्टर अच्छा होता है जो थोड़ा अपनी शर्म हटा दे। एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में भले ही आपके पास पैसों की तंगी हो या आपके घर में आपका झगड़ा हो रहा हो बीवी के साथ, मेरे लिए मैं सच बता रहा हूँ, कैसी भी हालत हो, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ ना और मैंने एक बढ़िया सीन लिख दिया उस दिन, उससे ज़्यादा खुशी मुझको और कुछ कोई चीज़ नहीं देती। यही है आनंद। Hello and welcome to this lovely and special show called Anand Marte Nahi, Anand Jatte Nahi. I'm Brahmanand Singh, your host for the show, and the show has been developed with a lot of triggers from the film Anand. What is the legacy that we leave behind? What are the fears, insecurities, overthinking, all these emotions that we put behind to things that don't happen? And the element of joy that is there up for grabs every single moment that we often miss out while thinking about the past and while thinking about the future. आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं तिग्मांशु धूलिया, और आज हम देखेंगे कि it's not just him as a filmmaker but as a person, the things that go behind any person's journey and success. So welcome Tigmangshu, it's a great pleasure to have you. शुक्रिया, थैंक यू। और इलाहाबाद से बॉम्बे के सेट्स तक, और एक थ्रू एन एच डी एंड द काइंड ऑफ फिल्म दैट यू हैव मेड, इट हैज़ एन ऑटियोर स्टैम्प। किस तरह से यहाँ तक आना हुआ? वो बहुत सारी सड़कें नहीं नापी मैंने, तो बहुत ही सिंपल सा रहा। मैं सिर्फ फॉर्चुनेट हुआ, मैं सिर्फ लकी रहा हूँ। और उसका एक कारण ये था कि मैं ऐसे शहर में पैदा हुआ, इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, तो वो शहर अपने आप में बहुत नायाब शहर है। ऐसा शहर नहीं है हिंदुस्तान में दूसरा। पूरा हिंदी लिटरेचर आप उठा लीजिए, सब इलाहाबाद से। 6-7 प्राइम मिनिस्टर इलाहाबाद के, 3-4 भारत रत्न हैं शायद इलाहाबाद के। कौन किस शहर में है ऐसा? तो जब मैं पैदा हुआ इस शहर में, तो उस वक्त बहुत ही कल्चरली और पॉलिटिकली बहुत एक्टिव शहर रहा इलाहाबाद का। फिर मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ पे इस तरह की चीज़ों को प्रोत्साहन देते थे लोग। मतलब मेरे मदर फादर बहुत फिल्मों के शौकीन थे। हाँ, और कभी कोई प्ले होता था वहाँ भी जाते थे। मेरे दोनों बड़े भाई म्यूज़िक के, फिल्मों के बहुत शौक। तो मैं ऐसे में रहा कि मैं बहुत ही, मैं इसको वो माहौल मिल ही गया। मुझको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ा, मुझे सिर्फ एक कदम उठाना पड़ा, बाकी मेरे लिए था सब कुछ। तो उसी तरह से ड्रामा स्कूल भी चले गए, फिर थोड़ी विजन थोड़ा बड़ा हुआ, फिर करते करते शेखर जी के साथ बैंडिट क्वीन मिली फिल्म, उनके साथ बहुत क्लोजली मैंने उस फिल्म में काम किया। तो ड्रामा स्कूल से फिर बॉम्बे वाला एक फेज़? मैं ड्रामा स्कूल असल में मैं बहुत छोटा था, चला गया था। मैं सिर्फ 19 साल का था। मैंने ग्रेजुएशन किया था, मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था, 2-3 महीने बाद आने वाला था। तो हमारे टाइम में वो 2 साल का ग्रेजुएशन था। एक बाद में हमारे वो 3 साल का हो गया ऑनर्स और ऐसा। तो हम पहले 2 साल का बीए होता था। तो मैंने 86 में कर लिया था बीए अपना, और ड्रामा स्कूल के लिए अप्लाई किया। पहले अटेम्प्ट में ही हो गया। बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। अब वो उम्र होती है ना जब आप चीज़ों को रिजेक्ट बहुत करते हो, उम्र आपकी ऐसी होती है कि यार,
कि दूर से तो आपको लगता है अरे ये इतने बड़े बड़े थिएटर के डायरेक्टर, आज आप वो 10 दिन 15 दिन काम करते हो और रियल लगने लगते हैं, जब आपकी समझ नहीं है, आप जहाँ वो रियल लग रहे वही थे, वो पहले भी ऐसे ही थे, लेकिन आप उन चीज़ों को रिजेक्ट करते हैं। वो रिजेक्शन का एक टाइम था। मैंने ज़्यादा वक्त लाइब्रेरी में गुजारा, और NSD की लाइब्रेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी होती है, अभी भी होगी, इजाफा ही हुआ होगा उसमें। और लकीली मेरा कुछ, क्योंकि मैंने बताया मैं छोटा था, मेरा बहुत ये नहीं था कि मुझे थिएटर ही करना है। कहीं भी कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी हो रही हो जहाँ पे आप थोड़ा लिबरेटेड फील कर रहे हो, कहानी में इंटरेस्ट बढ़ते गया स्टोरी टेलिंग। हाँ, और वो उस वक्त मंडी हाउस, अगर आपका एक्सपीरियंस होगा मंडी हाउस का, दिल्ली का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना ज़्यादा ऑप्शन था। जिस पहले दिन मैं ड्रामा स्कूल गया था, मेरे बड़े भाई मुझे छोड़ने गए थे दिल्ली, और हमने हॉस्टल में अपना सामान रखा था, और सीधे कमानी ऑडिटोरियम में चौरसिया जी का या किन का हमने रिसाइटल देखा था पहली बार, वो फर्स्ट डे। तो उसके बाद ड्रामा स्कूल का माहौल ही ये था कि आपकी जब क्लासेस खत्म होती थी तो आपके पास इतने ऑप्शंस होते थे। प्रगति मैदान में मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का रेट्रोस्पेक्टिव चल रहा है, वुडी एलन का चल रहा है, बगल में रशियन सेंटर है, बगल में जापानीज सेंटर है, वहाँ फिल्में चल रही हैं, प्लेस चल रहे हैं। शाम को आपके पास हज़ारों ऑप्शन होते थे, सब सस्ते में, 4-5 रुपए में आपको सब। तो वो टाइम जो था ना, उसने बहुत सिखाया। उसमें अलकाजी साहब तो जा चुके थे हम लोग के टाइम में। हमारे टाइम रतन थियम साहब थे, जिनकी अभी भी कुछ दिनों पहले वो गुजर गए, वो थे। बट इट वाज दैट आप माहौल से सीखते हैं। हाँ, ऑल्सो पेयर्स, फ्रेंड्स, जो वो एक बहुत बड़ी देन हो जाती है। हाँ, वो होते हैं, बट आर्ट एक ऐसा एरिया होता है ना कि जब फिर आर्ट आपका दोस्त हो जाता है, आपको दोस्तों की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं। अब लाइब्रेरी में जो शौकते थे वो किस तरह की चीज़ें, लिटरेचर, प्लेज, ये सब, या टेक्निक्स? प्लेज, ज़्यादातर प्लेज। तो उसमें यू आर ऑल्सो होनिंग योर ओन एक्टिंग एंड अदर? आई नो कि कुछ सी, ड्रामा स्कूल में हमारा पहला बैच था जो कि पूरा एक्टिंग में गया। उससे पहले NSD की हिस्ट्री में ऐसा नहीं था, क्योंकि एक्टिंग स्टूडेंट्स होते थे, डिज़ाइन स्टूडेंट्स होते थे, डायरेक्शन डिज़ाइन वाले। तो मैंने तो मांगा तो था, मैंने और मणिपुर में मेरा दोस्त है मेरा किशोरजीत सिंह, हम दोनों ने मांगा था कि हमको डायरेक्शन करना है। तो उन्होंने कहा 2 स्टूडेंट्स के लिए हम फैकल्टी नहीं ला सकते, कम से कम 4-5 होने चाहिए। तो झक मार के हमको भी एक्टिंग ही करनी पड़ी, डिप्लोमा तो लेना ही था। अब पहला बैच सब के सब एक्टर, तो प्लेयर्स तो इतने नहीं होते थे खूब होते थे, लेकिन इतना कि 20-22 स्टूडेंट्स को सबको एक प्ले में मेन रोल मिले, ये पॉसिबल कभी भी नहीं हो सकता था। तो मेन रोल करने की बड़ी होड़ रहती थी, कौन करेगा। तो हमारे साथ हैमलेट भी हुआ, तमाम तरह के प्लेयर्स हुए। फिर ड्रामा स्कूल की पढ़ाई में आपको ना हर तरह के थिएटर के एस्थेटिक्स के को आपकी पढ़ाई होती है, और आपको फोक थिएटर भी पढ़ाया जाता है, फिर क्लासिकल भी पढ़ाया जाता है, फिर आपको नौटंकी स्टाइल में भी आप काम करते हैं, फिर रियलिस्टिक प्ले में भी काम करते हैं। तो जब रियलिस्टिक प्ले वो आया, 2nd या 3rd ईयर की बात है, जब आया तो रियलिस्टिक थिएटर में रियलिज्म का जो द फादर ऑफ रियलिज्म इन थिएटर इज इब्सन, जो नॉर्वेजियन प्ले राइट है। तो उनका एक प्ले था द वाइल्ड डक, अब उसका हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ था, और वो प्ले की रिहर्सल हुई, रीडिंग करके जो कहा, मैं इलाहाबाद का हूँ, मेरी हिंदी ठीक ठाक है, मैंने साफ साफ पढ़ दिया, मुझको उन्होंने मेन रोल दे दिया, जो कि मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। और इतना बुरा प्ले हुआ वो, मैं आपको क्या बताऊँ। श्री राम सेंटर में प्ले होता था, रियलिस्टिक प्ले था, तो मतलब उसमें था कि घर में लोगों ने वो खरगोश और ये भी पाल रखे, तो रियल खरगोश थे, साले निकल के बाहर आ जाए ऑडिटोरियम में चले जाए खरगोश। तो अजीब सा था वो पूरा मामला, और बहुत ही ख़राब प्ले हुआ था। 15-20 लोग बैठे रहते थे, जमाई ले रहे थे, 3 लोग उठ के जा रहे, मतलब आपकी एक स्लो डेथ हो रही थी वो 2.5 घंटे, और हर डेथ इन इंस्टॉलमेंट हो रही थी, क्योंकि एक दिन नहीं होता, वो 6-7 दिन अब हर रोज़ मर रहे होते थे। मुझे मन करता था श्याम सेंटर में बम फट जाए, प्ले ना हो। और सिर्फ मुझे याद है इरफान आता था, इरफान मेरा एक सीनियर था, उसको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगती थी, कहते तू अच्छा करता है। मैंने कहा मुझको नहीं लग रहा अच्छा, लोगों को तो नहीं लग रहा, तेरे को नहीं लग रहा अच्छा। बहरहाल उस प्ले से मुझको, मैंने रियलाइज़ किया कि ये इतना ख़राब क्यों हुआ। मुझको लगा इसलिए ख़राब हुआ क्योंकि इसका जो ट्रांसलेशन था वो बहुत गूढ़, बहुत क्लिष्ट हिंदी थी वो। ओह अच्छा। एक सहज और जो एक कैजुअल और एक रियल, जैसे कि जिस तरह के मोहन राकेश के नाटक होते हैं उस वक्त थे, उस तरह की अगर हिंदी होती तो शायद वो एक्टिंग करने में मुझे आसानी होती रियलिज्म। अब इसमें आप बोल रहे हैं इतने क्लिष्ट संस्कृताइज वर्ड, और उसको रियलिज्म, ये भी गलती थी मेरी, ये भी मेरी ना समझी थी, क्योंकि बाद में आई वाज प्रूवन रॉन्ग व्हेन आई सॉ
लियोनार्डो डिकैप्रियोज रोमियो एंड जूलियट, इतना रियल कर रहा था, फिर भी वो शेक्सपियरन लैंग्वेज बोल रहा था, तो भी ना समझी थी मेरी। अल्लाह, वो प्ले मैंने कहा मैं नाटक कभी नहीं करूँगा, प्ले की वजह से हुआ है। देन आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग इंग्लिश प्लेज, दैट फ्रॉम देयर माई राइटिंग एक चस्कीड़ा जो है था वो, हाँ, एंड फॉर माई सेल्फ, फील ऑफ डायलॉग, फॉर फील ऑफ डायलॉग में जब छुट्टियाँ होती थी, हम घर जाते थे इलाहाबाद, तो 1-2 महीने की छुट्टी में तो वहाँ भी प्ले करते थे। जो प्ले में लिखा होता था वो ट्रांसलेट वो जाके मैं वहाँ अपने जो मेरा ओरिजिनल ग्रुप इलाहाबाद का था कैंपस थिएटर, उनके साथ करता था। तो यहाँ से राइटिंग का एक वो आ गया कि है हाथ में थोड़ा, बट थिएटर करना है ऐसा मेरे मन में नहीं था। मैंने ड्रामा स्कूल में भी एक फिल्म क्लब खोल दिया था। तो फिल्म शुरू से ही एक एरिया था जहाँ पे यू वांटेड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। एग्जैक्टली, देखिए जब मैं इलाहाबाद में था, मैं क्या वहाँ पे एक फिल्म क्लब था, और MC चट्टोपाध्याय साहब हैं, वो अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट में आर्काइव से फिल्में मंगाते थे, 16 मिलीमीटर का प्रिंट ज़्यादातर। और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था क्या देख रहा हूँ मैं। उस वक्त मैंने बुनवेल, फासबाइंडर, गोदार्ड, बर्गमैन मोस्टली सब देख चुका था मैं 19 साल की उम्र तक। मुझे समझ नहीं थी क्या देख रहा हूँ, लेकिन मुझको लगता था कि यहाँ पे डॉक्टर्स और इतने प्रोफेसर्स और जजेस, इलाहाबाद के जो फिल्म क्लब के मेंबर थे, ये लोग आके देख रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही देख रहे हैं, कोई बेकार चीज़ थोड़ी देखने आए ऐसे लोग। तो मुझको भी लगता था मैं भी कोई इंपॉर्टेंट ही चीज़ देख रहा हूँ। फिर उन फिल्मों को मैंने दोबारा रिविजिट किया जब मैं दिल्ली में था, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स में या प्रगति मैदान में ये सब फिल्में आती थी, तब ज़्यादा समझ में आई फिल्में। तो मैं बहुत फॉर्चुनेट था, मुझे माहौल बहुत अच्छा मिला, और हर मोड़ पे मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहा। निकलते ही मुझको ड्रामा स्कूल से मुझे सरदार पटेल फिल्म मिल गई, केतन जी बना रहे थे उसमें आर्ट डिपार्टमेंट में, जबकि मैं हमारे को कार्पेंट्री भी सिखाया जाता है ड्रामा स्कूल में। मैं आई वॉज द वर्स्ट, मैं हाथ अभी तक स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ कर सकता हूँ। मेकअप में मैं आई वॉज द पुअरेस्ट इन माई क्लास, और मैं एक कील नहीं ठोकता मुझे आती थी। लेकिन आर्ट डिपार्टमेंट में ले लिया गया, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था और रिसर्च में मज़ा आता था, बिकॉज इट वॉज अ पीरियड फिल्म, तो रिसर्च वॉज नीडेड। तो फिर 3 मूर्ति लाइब्रेरी जाना, वहाँ पे रिसर्च करना, ये सब करना, ये सब खूब किया। वो फिल्म की पहली बार फिल्म के सेट पे मनमोहन सिंह कैमरामैन थे, और परेश जी सरदार पटेल का रोल कर रहे थे। गुजरात में शेड्यूल किया, 16 दिन की शूटिंग थी, एक भी दिन नहीं सोया मैं। वो एंथुजियाज्म था, पिक्चर में काम कर रहा हूँ, बॉस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। आजकल का टाइम नहीं है ये, हलवा पूरी हो गया फिल्म में काम करना, उसमें फिल्म में काम करना उसका लगता था अचीवमेंट हो गया है बॉस। तो बट वो हमारे आर्ट डायरेक्टर के साथ केतन जी की पटी नहीं थी, वो पिक्चर ख़त्म हुई। फिर मुझे दिल्ली में रहते ही प्रदीप किशन साहब की फिल्म मिल गई, अरुंधति रॉय ने लिखी थी, इन इलेक्ट्रिक मून। तो दिल्ली में रहते हुए मैं फिल्में कर रहा था, बहुत कम होती थी उस वक्त दिल्ली में भी शूटिंग्स। और फ्रॉम ऑल दीज फिल्म स्टार्ट टू फिनिश, चैनल फॉर फॉरेन क्रू। तो मेरा फिल्म का भी जो एजुकेशन BL4 कैमरा में तब काम कर लिया था हमने, साइलेंट कैमरा होता था वो। तो सिंक साउंड, जब यहाँ पे सिंक साउंड नहीं, तो दिल्ली में हमने सारी पिक्चर सिंक साउंड कर ली थी। तो सिंक साउंड होता क्या है, क्या ज़रूरतें हैं उसकी, वो सब करके मैं फिर बैंडिट क्वीन, वो भी सिंक साउंड। So Bandit Queen happened around that हाँ, same बैंडिट क्वीन वाज मेड फ्रॉम दिल्ली, इट्स नॉट अ बॉम्बे फिल्म। ओह अच्छा। बॉबी बेदी उसके प्रोड्यूसर थे। So how did that happen with बिकॉज आई हैड वर्क विद बॉबी बेदी इन इलेक्ट्रिक Oh, मून, अच्छा। ही वाज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर देयर। मुझको ले लिया गया उसमें एज एन कास्टिंग डायरेक्टर। casting director? Okay. तो जब वो कास्टिंग मैंने की, और मुझको अच्छा लगता है बात कहने में कि मैंने हिंदुस्तानी का सिनेमा बदल दिया। बैंडिट क्वीन के बाद ही वो सारे एक्टर्स आए। And you had मनोज no बाजपेयी, background before सीमा that बिस्वास। in casting. नो, मैं इलेक्ट्रिक मून इन सब की मैं कास्टिंग करता था। Casting करते थे हाँ। मैं एक्टर्स को ही देखता था, बिकॉज मेरा ड्रामा स्कूल का बैकग्राउंड था, तो मुझको लिया ही गया था। फिल्म इलेक्ट्रिक मून अंग्रेजी में थी स्क्रिप्ट, तो ऐसा कि स्क्रिप्ट में मेरा कोई अरुंधति रॉय ने ऑलरेडी लिखी थी। सीमा बिस्वास happened for example वो सीमा वॉज डूइंग अ प्ले। तो मैं शेखर जी जब आए थे दिल्ली, मेरे पास हरे रंग की स्कूटर होती थी, तो अपनी स्कूटर में बैठा के मैं उनको न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी एक जगह है दिल्ली में, वहाँ पे ऑफिस होता है, वहाँ से हूँ करते हुए मैं उनको मंडी हाउस लेके आता, स्कूटर पर बैठ के मैं उनको प्ले दिखाया। खूबसूरत बहू नाम था उस प्ले का, खूबसूरत बहू, जिसमें सीमा कर रही है। जिसमें मेन रोल बहू का रोल वही कर रही थी। तो प्ले देखा शेखर जी को, अच्छा लगा, फिर उसका टेस्ट किया।
तो वहाँ से हुआ and it worked out. Or Yeah, I think it worked see how out it was. quite well. No, really. So that line of yours, I think, is a very genuine one. कि you can actually divide casting approach pre Bandit Queen, post Bandit Queen in Indian cinema. इस तरह का realistic casting, कास्टिंग डायरेक्टर्स थे बॉम्बे में, लेकिन वो उनके होते थे जो कभी कभी यहाँ पे फॉरेन फिल्म्स आती थी ना, जैसे डॉली ठाकुर और ये सब लोग करते थे कास्टिंग। एक तो और वही साउथ बॉम्बे के जो वो लोग हैं, गांधी वांधी के टाइम में भी ये हाँ सब करेक्ट हुआ था। करेक्ट। तो बट एक रेगुलर फीचर ऐसा नहीं था, बाद में भी नहीं हुआ, तो बहुत बाद में जाके मुकेश अबड़ावड़ा आए। लेकिन कास्टिंग करने के बाद हुआ ये कि मैंने बैंडिट क्वीन में सब कुछ किया, मैंने डायलॉग्स भी लिखे हैं बैंडिट क्वीन के। क्योंकि हर रोज शेखर जी बहुत ही इंस्टिंक्टिव डायरेक्टर हैं, उनको शाम को चेंज कर देते थे और बैठा देते थे, अंग्रेजी में बोलते थे ये होना चाहिए। अब उसको मैं फिर वहाँ की बुंदेली और चंबल की लैंग्वेज में करता था, करके उसमें भी आप क्यों देखिए मैं फिल्मी था बहुत, मैं बहुत हिंदी कमर्शियल पिक्चर देख मैं मिक्स्ड हूँ दोनों का। तो मैंने बहुत सलीम जावेद का फ़ैन, तो मैंने फिर उसमें वो रस भी डालना होता है, सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं उसको कर सकते हैं आप, तो जो रस है फिर वो लिखा भी मैंने, सारा बैकग्राउंड एक्शन पिक्चर का मैं ही करता था। और जो बैकग्राउंड एक्शन जो असिस्टेंट करता है वही अच्छा डायरेक्टर बनता है, बाकी ये सब लिखा पकड़ी करने वाला असिस्टेंट किसी काम के नहीं होते। बैकग्राउंड एक्शन टाइम लगता है आपको, यू आर एक्चुअली डायरेक्टिंग। आपका मेन डायरेक्टर तो मेन एक्टर्स को देख रहा होता है, कैमरा मूवमेंट और बाकी चीज़ों तकनीकी चीज़ों पर ध्यान रहता है, लेकिन मार्केट का सीन है, कितने लोग इधर से जा रहे हैं, गाड़ी कहाँ से पास होनी है, फोरग्राउंड से किसको निकलना है, बैकग्राउंड से किसको, कैमरा मूव कर रहा है इवेंचुअली वहाँ पे, ये तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर करता है। जिसके अंदर बैकग्राउंड करने की खूबी होगी वो बन निकलेगा। तो आप देख लीजिए बैंडिट क्वीन का बैकग्राउंड पूरा मैंने किया है। तो मतलब इट वाज द यूनिवर्सिटी फॉर यू ऑलमोस्ट। मुझको तो अब कैमरे पे बैठा के अशोक मेहता जी ने सिखाया था, क्या बात है, कि ये अब तू करके दिखा। प्रॉपर ऐसे नहीं कि मेरे को एक कोई सरस्वती टपक के, बट वो अशोक मेहता जी जैसे लोग थे उस पिक्चर में, जो कि टैलेंट होने के बावजूद उससे भी बड़ी जो होता है ना आदमी, तो पेंडुलम में ऐसे लोग थे, इसलिए शायद वो ऐसी पिक्चर बन गई। तो मैं यही ले रहा हूँ कि बैंडिट क्वीन वाज अ ह्यूज स्टेप फॉर यू। जी, जिंदगी में जैसे 3-4 पड़ाव होते हैं, आपका पैदा होना, आपका 10th क्लास पास करना, आपको लड़की के इश्क में आना, नौकरी लगना, ये सब इम्पोर्टेंट पड़ाव है ज़िंदगी के। मेरे लिए बैंडिट क्वीन भी उसी तरह का एक पड़ाव है। और ये गैंगस्टर एजी ये सब समवेयर आल्सो इट स्टार्टेड फॉर्मिंग अप इनसाइड यू। वो तो शायद बहुत पहले से था जी। मुझको एक्शन पिक्चर ही अच्छी लगती थी बचपन में, तो मैं छोटा था, पिक्चर के पोस्टर में पिस्तौल चाकू है तो मुझको पिक्चर देखनी है। तो टैरेंटिनो ये सब तो बहुत बाद कब हुआ? बाद मतलब जैसे जब टैरेंटिनो हुआ तो अब हमको भी हो गया। टैरेंटिनो को जॉन स्टर्जेस और वो थोड़ी है, जॉन फोर्ड की बहुत पुराना है, अभी का है टैरेंटिनो। क्लिंट ईस्टवुड ये सब। हाँ वो, और ये सारी पिक्चरें जिनके आप क्लासिक बात कर रहे हैं, ये सब मैंने इलाहाबाद में स्क्रीन पे देखी है, गॉडफादर मैंने थिएटर में देखी हुई है। तो हैव यू ever thought about it कि why are you drawn to these very edgy films? नॉट एजी फिल्म बनती है जब आपके पास बजट कम होता है, उनको एजी फिल्म कहते हैं, कि जब आपके पास बजट और रियल लोकेशन में काम कर रहे हो, कैमरा रखने की जगह में थोड़ा टिल्टेड हो, उसमें क्या फ्रेमिंग, हमें प्रॉब्लम थी वहाँ में। तो एजी नहीं, बट यस, कैरेक्टर्स वर आउटलॉज एंड यू आर kind of against authority. Yes, I like these kind of characters. I like people achieving for liberation if they are feeling caged. तो उस तरह का किरदार मुझे, जैसे मेरी फेवरेट पिक्चर है बुच कैसिडी एंड द सनडांस, वो दोनों दोस्तों की बड़ी फिल्म, और वो मैंने स्क्रीन पे देखी है, मैं कितनी बार देखता हूँ उस पिक्चर को। तो मुझको ऐसे आई लाइक दीज बड़ी फिल्म्स। अब उसको आजकल कुछ और नाम दे दिए गया, लेकिन हमारे लिए तो जय वीरू थे शोले वाले। उस तरह की फिल्में मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं। और ये जो अनुराग वाला गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज दैट योर फर्स्ट बिग एक्टिंग
kind of a thing? हाँ मतलब फर्स्ट बिग नहीं, First. फर्स्ट हाँ, okay. फर्स्ट था वो। हालांकि मैं उसके पहले मैं कर चुका था। हाँ, जब मैं शायद साल 1.5 साल का बच्चा था, अच्छा, तब भी मैं पिक्चर में आ चुका था। क्या बात है? जी, एक बहुत पुराना टाइम, जब मैं समझ लिया M67 बॉर्न, तो कुछ 69 वाइन की बात होगी। तो हिंदुस्तान में उस वक्त उस वक्त का जो हिंदुस्तान था, तो सारे स्कूल के बच्चों में हिंदुस्तान भर में गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि मेरे सपनों का भारत, अच्छा, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स हाँ, पे आप बच्चे लोग ऐसे लिखिए। तो तमाम बच्चे, हिंदुस्तान भर के बच्चों ने ऐसे लिया। मेरे दोनों भाइयों ने भी लिखा, मेरे बड़े भाई ने मदर से हेल्प ली, बीच वाले ने नहीं ली, खुद लिखा। तो फिर वो सेलेक्ट हो गया। उन बच्चों के साथ वो कम से कम 25-30 बच्चे थे, ऑल ओवर इंडिया, कोई कश्मीर, कोई नॉर्थ ईस्ट का, कोई साउथ का, कोई जयपुर का, कोई हमारे लोग इलाहाबाद का। तो इन बच्चों के साथ सबको भारत दर्शन दिखाया गया, भारत का पूरा इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, सब कुछ। और प्राइम मिनिस्टर से मिलाया गया, प्रेसिडेंट से मिलाया गया, अच्छा सब कुछ हिंदुस्तान दिखाया गया। और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ने इनकी इस यात्रा पर, जर्नी पर बच्चों की, एक तब चिल्ड्रन सोसाइटी ने फिल्म बनाई भारत दर्शन के नाम से। तो उसमें ये था, जब वो ट्रेन जो थी, जब इधर बच्चों को लेके आती तो इलाहाबाद स्टेशन पर रुकती थी, अच्छा, रुकी थी। तो मैं अपने फादर की गोद में और मेरा दूसरा बड़ा भाई, हम लोग अपने भाई से स्टेशन में मिलने आए थे। हाँ, वो अच्छा खासा सीक्वेंस उस पिक्चर में है, वाह, और मैं गोद में हूँ। हाँ, और फिर उस पिक्चर को भारत दर्शन को, तब मॉर्निंग शो में आती थी फिल्में बच्चों की, जब लॉर्ड हार्डी और टार्जन ये सब आती थी, तो वो भारत दर्शन मैंने कम से कम बचपन में 3 बार अलग अलग पिक्चर हॉल में इलाहाबाद में देखी, मॉर्निंग शो में, क्योंकि अपने पिक्चर थी, हम थे उसमें। तो फिल्मों में मेरा इनिशिएशन हो चुका था तब। तो डेब्यू बहुत हाँ, यंग हो आप गया, चाइल्ड और 40 साल का चाइल्ड आर्टिस्ट हूँ मैं। गैप हो गया, है ना? एक गैप हो गया। जी जी जी। तो ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का थोड़ा सुनते हैं कहानी, बिकॉज आई रिमेंबर दैट इट वाज डन इन अ वेरी अनयूजुअल वे, जो मतलब अनुराग वाज सो रिलक्टेंट टू इवन लिसन टू दैट फेलो हु वाज आफ्टर हिम टू पेटल हिम द स्टोरी। अच्छा, मुझको इन सब इसका पता नहीं मुझे इसके बारे तो में। काफ़ी मतलब मैं अनुराग नहीं बताया हुआ था कि मतलब ही हैड सेड नो टू हिम 10 बार, फिर फाइनली पृथ्वी में उसने पकड़ के कुछ सुनाया, एंड देन ही फाउंड दैट इसका, पर इसको अलग ढंग से लिखते हैं, तो सब हुआ। सो हाउ डिड अनुराग कम टू यू फॉर दैट, एंड हाउ डिड इट हैपन, लाइक व्हाई यू? आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं मालूम It क्यों। turned out to be a fabulous choice, but you were a very unlikely person to be approached for at that point of time. वाह, तब मैं अगर बड़ा होता उस वक्त और शान ने मुझको ले लिया होता, तो हो सकता है शान हिट हो जाती पिक्चर। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ कि मैंने एक फिल्म बनाई थी नाना पाटेकर के साथ, तो उसका नाम था शागिर्द। Yeah. तो उसमें एक अच्छा रोल था जो कि अनुराग ने किया था, क्योंकि अनुराग एक्टिंग करता था, हाँ हाँ और थिएटर बहुत करता था वो। You were supposed to do my film also, फिर वो गड़बड़ा गया था। हाँ, तो वो एक्टर था अनुराग तो शुरू से ही। तो उसने वो रोल किया शागिर्द में। फिर पता नहीं क्या होगा, जब वो ये प्लान कर रहा होगा, तो मेरे पास तो अनुराग वो आया था, मुकेश आया कि जो है ये पिक्चर है गैंग्स ऑफ वासेपुर, और वो 2 स्क्रिप्ट थी ऐसी थी, तो मैंने तो पढ़ी भी नहीं थी, ऐसी टेबल पर रख दी थी। मैंने कहा हाँ, मैंने पता नहीं वो ग्रहों का पता नहीं क्या वो होना था। हाँ, मैं कभी एक्टिंग की नहीं मैंने। मैं तो जब कभी आप अपनी पिक्चर बना रहे हो तो कोई छोटा मोटा रोल होता है ना, कोई पुलिस वाले का या कोई मैनेजर का या टीचर का, जो कि एकदम इन्फॉर्मेटिव किस्म के रोल होते हैं, तो असिस्टेंट बोलते थे कि जो सर आप ही खड़े हो जाइए, कर दीजिए। मैं इतना घबराता था, मैं कहता मैं नहीं करूँगा यार, मैं एक्टर को करके बता देता हूँ, लेकिन कैमरा ऑन होते ही एकदम एक्टर को बेशर्म होना चाहिए ना, तो वही एक्टर अच्छा होता है जो थोड़ा अपनी शर्म हटा दे। मैंने भी पता नहीं क्यों बोल दिया कर लूँगा। उसके बाद जब शूटिंग आने वाली थी तो प्रोस्थेटिक्स वाले आए, तो उन्होंने कहा आपका चेहरे का नाप लेना है। मैंने क्यों? कहते हैं कि उसमें कि 70 साल का भी बुढ़ा बनना है। मेरे होश उड़ गए। मैंने हाँ भी बोल दिया था। 10 दिन बाद शूटिंग थी, 10-12 दिन बाद जाना था। प्रोस्थेटिक वाला रोल बाद में था, क्योंकि मुझको मालूम था ये बुढ़ा करना जो है वो मुश्किल काम है। एक्सटर्नल एक्टिंग लोग उसको हल्के में लेते हैं कि एक्सटर्नल तो बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाता है। वो इसलिए करते हैं बिकॉज वो लोग एक्टर्स कर नहीं पाते। कि अगर आपको लूला है या लंगड़ा है या स्टैमर करते हैं या आपको कुछ एक्सटर्नल करना है, हमारे देश में एक्टर
अटेम्प्ट ही नहीं करते, उनको मालूम है कि वो कमज़ोर एक्टर है। हॉलीवुड में सब एक्टर करते हैं, चाहे वो डैनियल डे लुइस हो, चाहे वो ब्रैड पिट हो, कोई भी, बिकॉज वो मजे हुए गला अगर यहाँ करने वाला। तो मैं डर गया, मैं तो एक्टर भी नहीं था। मैंने कहा 70 साल का गैंग्स ऑफ वासेपुर को आए हुए हो गए होंगे ना 10 साल 12 साल, नहीं। अब बताइए तब की बात है, तब मैं और यंग था। तो लेकिन फिर पता नहीं शायद क्या हुआ कि वो माहौल ने, जैसे वही मैंने कहा, माहौल आपके लिए, मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है। वो माहौल जो था, जो अनुराग के सेट का था, कि आप अनुराग को जानते हैं, दोस्त है, कैमरामैन को भी आप जानते हैं, मनोज बाजपेयी को भी, आप सब दोस्त, आप दोस्त हैं, और अभी तक आप एक डायरेक्टर बन चुके हैं, आपका थोड़ा और सेम टाइप के ग्रुप। अब मैं ऐसा भी नहीं था कि मैं रोहित शेट्टी की पिक्चर में एक्टिंग करने जा रहा था, तो तब मैं शायद नहीं कर पाता। अब मैं दोस्तों के बीच में ही कर रहा था, तो कॉन्फिडेंस आ गया, तो उसमें मैंने कर दिया। Just think about that role, मतलब when you reflect back, जी, what all could have gone into that brilliant performance? मतलब did it come naturally to you? Are you a spontaneous actor? Do you work on your roles? Do you think about it? किस सिर्फ गैंग्स ऑफ वासेपुर को ही अगर हम ले लें अभी, तो देखिए मेरे लिए वो आसान रोल था, क्योंकि मैंने इस तरह के किरदार देखे हैं अपने आसपास। इलाहाबाद, मतलब यूपी के पॉलिटिक्स में मैं जानता हूँ किस तरह से लोग बैठते हैं, उठते हैं, व्यवहार, एटीट्यूड की जो बात होती है, तो उस एटीट्यूड को मैं समझता था, क्योंकि एटीट्यूड जानना बहुत ज़रूरी होता है, बिना उसके होता नहीं कुछ। इसीलिए हमारे देश में जब इंडियन एक्टर्स अंग्रेजी नाटक कर रहे होते हैं, बहुत बेवकूफ़ लगते हैं वो, एक्सेप्ट नसीर भाई को छोड़ के। प्रॉब्लम मुझे आज तक कोई अच्छा एक्टर नहीं लगा। मैंने अलग पदम सिंह को भी देखा, जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने उनका डेथ ऑफ ए सेल्समैन यहाँ देखा था पृथ्वी में, तो वो नहीं हो पाता। आप हिंदुस्तानी हो, आपका चाय पकड़ने का, ग्लास पकड़ने का अंदाज अलग है, वो अंग्रेज का अलग है, वो आप नहीं कर सकते हो। तो वही बात हो गई कि मैं इस तरह के किरदार रामाधीर सिंह के जैसे को मैंने बहुत देखा है। मेरे लिए तो और सबसे आसान एक्टिंग होती जब आप अपर स्टेटस प्ले कर रहे होते हैं ना, हायर स्टेटस, ऐसे ईजीएस्ट थिंग टू डू। और मुझको हायर स्टेटस ही प्ले करना था। फंसा में एक दो जगह था, उसमें एक दो ऐसे सीक्वेंसेस थे जिसमें मैंने एक बार एतराज़ भी किया था, पर जैसा मैं चाहता हूँ मेरे एक्टर मेरे साथ करें, मैंने वैसा ही अनुराग के साथ किया कि मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की। तो उसमें एक सीक्वेंस है कि मैं ऑलरेडी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ और ये मनोज वाजपेयी और उसके ही इज़ जस्ट अ लोकल गून, यू नो, और मुझको उठा लेते हैं, चलो ठीक है उठवा लिया। उठा करके वो मेरे साथ मुझे जलील करते हैं। वो 2-3 ही लोग हैं, ऐसा नहीं लोगों का मजमा जमा है वो 2-3 ही लोग, और मतलब उंगली करना और मेरे पे करना। तो मैंने अनुराग को, मैंने देखा यार मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, और मैं खुद कोई बहुत अच्छी छवि वाला आदमी नहीं हूँ कि बहुत ऑनेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं प्रॉब्ली उनसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक हूँ, कुकर्म करके यहाँ पे आया हूँ। मैं करने नहीं दूंगा, मेरे साथ प्रॉब्ली वो लोग करेंगे भी नहीं ऐसा, है ना। बट उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं कैसे करूँगा इसको यार, मैंने तो ये रामाधीर सिंह का स्टेटस यहाँ पे बढ़ाया है। तो दूसरा एक सीन था कि मनोज बाजपेयी मेरे बेटे को पुलिस थाने में मेरे सामने जलील करते हैं, मुझे कुछ नहीं बोलते कि मेरे सामने मैं एकदम खून का खून पी के रह जाता हूँ। तो मुझको सिर्फ ये था, देखिए मेरे से यहाँ पे डायरेक्टर काम आता है, मेरे अंदर का। मैंने कहा मुझको अपनी डिग्निटी नहीं खोनी चाहिए। आप विलेन हो, लेकिन अगर आप डिग्निफाइड ढंग से विलेन करोगे ना, वो ही विलेन चलेगा। आप छिछोरे विलेन प्ले करोगे तो आप नहीं चलेगा। एक कैरेक्टर की डिग्निटी, भले वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, एक बहुत ही एक थिन लेयर होती है। वही वो गॉडफादर वाली नहीं, जो सलीम जावेद की राइटिंग में, हाँ, वो फिर और किसी की राइटिंग में नहीं है। उन्होंने अमिताभ बच्चन को स्मगलर ही तो थे वो दीवार में, और त्रिशूल में तो बहुत गलत काम किए उन्होंने, उसको जस्ट टू रन हिम डाउन, शशि कपूर एंड हिज फादर, लेकिन कभी भी छिछोरापना नहीं किया। दे राइज अबव। वो एक डिग्निफाइड ढंग से प्ले किया है। गब्बर सिंह को भी देखिए, बहुत डिग्निफाइड परफॉर्मेंस है वो, बिल्कुल कहीं वो टुच्चा नहीं लगा गब्बर सिंह, छिचोरी उस तरह के नहीं की, और कम बोलने वाला। हाँ, अगर छिचोरी पे करेगा तो डिग्निटी, तो वो डिग्निटी आपको किस तरह से अचीव करें। इन दो खास तौर से में जहाँ आप बुरी तरह जलील हो रहे हो अपने से नीचों के हाथों, जो कि मेरे सामने कुछ नहीं है पॉलिटिकली, तो उसको करना वो एक चैलेंजिंग रोल था। बाकी तो मेरे लिए आसान ही था। फिर लैंग्वेज,
मैंने कहा मैं बिहारी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहूँ तो अटेंड कर सकता हूँ, मैं समझता भी हूँ बिहार को अच्छे से, लेकिन मैं हूँ नहीं वहाँ का। मैं तो अवधी बोलता हूँ, इलाहाबाद का। तो मैंने कहा मैं अवधी बोलूँगा, क्योंकि वहाँ फंस गया ना, तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस की ऐसी तैसी हो जाएगी। हाँ करेक्ट। तो अनुराग का उसकी ग्रेटनेस है, उसने कहा करिए आप ऐसे ही, तो मैंने अवधी ही बोली है। तो कुछ लोगों का ये भी इल्ज़ाम मुझ पर लगता है कि आपने तो वासेपुर थे, आपने तो बिहारी बोली नहीं। मैंने कहा भाई मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ। हाँ, तो गोइंग बैक, ये मनोज का जो छोटा रोल था इन बैंडिट क्वीन, वाज दैट कास्टिंग डन बाय यू? क्या यार, क्या बात। एंड मनोज वाज सीनियर टू यू कि? मनोज वॉज नॉट ड्रामा स्कूल का नहीं है मनोज, अच्छा। बट हम लोग जब ड्रामा स्कूल में पढ़ रहे थे तो उसी वक्त मनोज और उसका जो थिएटर ग्रुप है, वो साइड बाय साइड उन लोग का, उनके थिएटर एक्टिविटी, उनका एक्ट वन करके बहुत ही कमाल का ग्रुप था, हाँ। जिसमें पीयूष भाई भी ड्रामा स्कूल के बाद उन्होंने जो उनकी आशीष विद्यार्थी ने में पास कर, दैट वाज अ वेरी वेरी सॉलिड थिएटर ग्रुप कॉल्ड एक्ट वन, एन.के. शर्मा, तो मनोज। एंड इरफान वाज सीनियर? इरफान वाज 2 years सीनियर टू मी। And Pan Singh Tomar would be your first major establishing film, मतलब in a big way. आई डोंट नो व्हाट अ बिग वे इज, बट मुझको लगता है मेरी पहली फिल्म ने मुझको इस्टेब्लिश कर दिया था, हासिल ने। वो कोई बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर ऐसी कुछ नहीं थी, हाँ। लेकिन आई मेड माई प्रेजेंस फेल्ट। और पान सिंह तोमर की सोच कहाँ से, कैसे, हाउ डिड इट? तो हुए वो जब हम लोग बैंडिट क्वीन की रिसर्च कर रहे थे, तो तब एक संडे मैगजीन आती थी, जैसे इंडिया टुडे और आउटलुक आती है, उस वक्त आनंद बाजार पत्रिका की एक संडे मैगजीन आती थी। उसके कवर पेज पे था फूलन देवी का सरेंडर, जो उन्होंने सरेंडर किया था। पूरी मैगजीन वो ऑन डेकॉइट्स एंड हिस्ट्री एंड, अच्छा। तो उसमें एक पेज पे था कि एक फॉर्मर आर्मी का बंदा और एथलीट, स्टीपल चेस नेशनल चैम्पियन, वो बिकेम ए डेकॉइट। 1 पेज का आर्टिकल था, तो मुझको बहुत फैसिनेट किया। मैंने कहा ये तो एकदम पिक्चर मटेरियल है। तो तब से। और उसके बाद भी जो इतने बुंदेलखंडी लैंग्वेज यू हैव यूज, तो यू फेमिलियर विद बुंदेलखंडी नाउ? नो, जब मैं बैंडिट क्वीन कर रहा था, तो उसी एरिया में फिर मैंने पान सिंह तोमर भी वहीं जाके की, धौलपुर में। तो धौलपुर एकदम वो है यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश का एकदम, जहाँ पे वही दैट इज चंबल एरिया ना, जहाँ तीनों बाउंड्रीज मिलती हैं, बॉर्डर्स। और चंबल इज अ रिवर जो बैठती है सब तीनों रिवर। तो मैं बैंडिट क्वीन ने मुझको वहाँ की टोपोग्राफी, वहाँ के कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज के साथ मैं फेमिलराइज कर गया था। तो मध्य प्रदेश के साथ रिश्ता है? इस वाले मध्य प्रदेश के साथ है, ग्वालियर और चंबल वाला। हाँ, जी हाँ, जी जी। वो बाकी मध्य प्रदेश से फर्क भी है। हाँ। तो अब नाउ व्हेन यू लुक बैक, यू यूज द वर्ड कि यू हैव बीन लकी, यू हैव बीन फॉर्चुनेट। एक मैंने कहीं पे पढ़ा था कि वन ऑफ द रिसेंट बिग गाइज ही सेड दैट आई विश पीपल लक, आई डोंट से विश यू गुड हेल्थ, विश यू वेल्थ। इस क्योंकि टाइटैनिक में जो मरे थे वो सब के सब वेल्दी भी थे, सबके सब हेल्दी भी थे, मगर लकी नहीं थे, एंड सो ऑन। तो लक, आई वांट टू एक्सप्लोर अ लिटिल बिट कि व्हाट फैक्टर डज लक प्ले, और कैसे लक का डायनेमिक्स क्या है? मतलब मैं तो एक इंट्रोस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ ना। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं एनएसडी में मेरा एडमिशन हुआ क्योंकि मैं बहुत टैलेंटेड था, ऐसा नहीं है। मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग होंगे जिनका नहीं हुआ, तो लकी था। लेकिन एनएसडी में जाने की तैयारी मैंने भी उतनी की थी जितनी किसी और ने की थी। तो ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ मुझे कुछ ऐसे ही मिल गया, मैंने मेहनत भी की थी उसके लिए, बट मेहनत तो और लोग भी करते हैं। उस लिहाज से मैं अपने आप को लकी कहूँगा। तो वही है, there's also a saying कि the harder you work the luckier you get। अगर आप काम करते रहो तो हाँ, लक भी ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल, जैसे कहते हैं हरकत में बरकत है, वही बात है। हाँ, करेक्ट। तो बॉम्बे आने के बाद हरकत किस तरीके का चलते रहा? किस तरह का यू वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन, एक अंदर का वो कि नहीं ये नहीं करूँगा, वो ऐसे नहीं करूँगा, हाँ, ओपन? नहीं, ये मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, वो तो मेरा वैसी फर्मे का बना हूँ मैं। हाँ। मुझे मालूम, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, और पैसे के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता।
मैं हूँ ही नहीं ऐसा। तो अगर मैं ऐसे नहीं आता बॉम्बे में, बॉम्बे आया इसीलिए बिकॉज मुझको शेखर जी को मैं ऑलरेडी बैंडेड की शूटिंग कर चुका था और मैं उनको जान चुका था एज ए पर्सन, उनका समझ चुका था उनका स्टाइल डायरेक्शन का। तो मैं लकी था कि मैं ऑलरेडी डायरेक्टर के साथ आया। लेकिन अगर मैं बिना उसके भी आता तो शायद मैं शेखर कपूर के पास जाके स्ट्रगल करता। मैं ऐसे ही किसी डायरेक्टर को असिस्ट नहीं कर सकता था। जैसे आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ किसी को भी असिस्ट कर लेते हैं, मैंने कहा ऐसे थोड़ी होता है यार, आपको उस काम जिसको असिस्ट करना है उसके साथ कुछ एडमिरेशन उनको होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कि पैसे मिल रहा है कर लो किसी को भी। आप डायरेक्टर बनने आए हो। डायरेक्टर बाकी जो जो डिपार्टमेंट्स है फिल्म मेकिंग उससे सबसे अलग चीज़ होता है डायरेक्टर। बाकी तो कारीगर होते हैं। तो आप आर्किटेक्ट हो यार, आपके अंदर है सारे कारीगर, कैमरामैन, साउंड वाले सब। अच्छे डायरेक्टर के लिए हाउ व्हाट आर द कोर इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो एक विजन वाली बात जो होती है, जैसे अपर्णा सेन, यू नो व्हेन शी वाज एक्टिंग फॉर रे, तो रे को वो बहुत चीज़ें पूछ रही थी मानिकदा को, तो उन्होंने बोला कि यू शुड बिकम अ डायरेक्टर। तो अपर्णा दी ने बोला कि बोलছেন मानिकदा আমাকে তো শর্ট ব্রেকডাউনও করতে আমি জানি না। तो मानिकदा ने बोला कि वो सब हो जाएगा, यू नीड अ विजन एंड दैट्स व्हाट यू हैव। सो आई थिंक ऑफ कोर्स इट स्टार्ट्स विद दैट, वी नो दैट। मगर और बाकी किस तरह की चीज़ें होना ज़रूरी है जो होने से बात आगे बढ़ती है? अगर आपके पास मतलब अगर एकदम परफेक्ट सिचुएशन की बात जब होती है तभी इस तरह की बात हो सकती है कि बताइए ऐसी 3 चीज़ें जिससे आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं। होता ऐसा है नहीं। कोई अगर एकदम से एकदम यूटोपियन एकदम अगर सिचुएशन है कि मैं हेल्दी हूँ, मुझे पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, अब बताओ कैसे पिक्चर बनानी है, तो इसके वो 3 उपाय अलग होंगे। बाकी जो पिक्चर बनानी की आपके पास पैसे भी नहीं है, फिर भी आपके अंदर एक आपको चाहिए कि मैं यार ऐसी पिक्चर तो नहीं बनाऊंगा, मैं टीवी सीरियल नहीं करूंगा, मुझे तो फिल्म बनानी है और मुझको अपने तरह की फिल्म बनानी है और मैं मेरे किसी तरह का इंटरफेरेंस नहीं चाहता, तब फिर वो 3 उपाय अलग होंगे। तो ये कहना कि ये क्या ज़रूरत है, कैसे, ये जब चलता नहीं, ज़िंदगी बहुत उतार चढ़ाव में रहती है, कभी परफेक्ट सिचुएशन आप होते नहीं। फॉर यू व्हाट वर्कड, व्हाई पीपल gave you work, why collaborations happened, how did it happen? मैं प्रोड्यूसर के मामले में बहुत अनलकी रहा हूँ हमेशा। Unlucky? Why? पता नहीं, मैं तो बहुत शिद्दत से काम करता हूँ। क्यों, इसलिए क्या, एक तो कारण ये भी है जो शुरू में कि मैं सिर्फ काम पे ध्यान देता हूँ। वो प्रोड्यूसर को दुआ सलाम करना, उनको के बुलावे पे उनके घर जाना, ये सब करना, वो सब मुझसे होता नहीं। इसका प्रॉब्लम इलाहाबादी है। इस चीज़ का जो रीज़न है वाई, ये मेरा इलाहाबादी होना है, जिसको वो मैं एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। फिर कई बार मतलब मेरे पास अच्छे प्रोड्यूसर के साथ भी किया, लेकिन तब भी गड़बड़ हो गई मामला। इट्स योर वर्क दैट स्पीक्स। देखिए सर, बात ये है ना, अगर आप जब भी कुछ अलग काम करना चाहोगे ना, अब जिस तरह की पिक्चर बन रही है तुम भी बनाओ। हम ये करने के लिए थोड़ी आए थे बॉम्बे। हम तो कुछ और करने आए थे, हम तो प्रॉब्लम शायद नाम कमाने आए थे। और फिल्मों से मोहब्बत थी, सच में मोहब्बत थी फिल्मों से, आज भी है। उसलिए काम करते हैं। ये तो शौक है हमारा, धंधा तो कभी कभी करते हैं। अपना शौक है हमारा। हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमको फिल्म बनाने का मौका दिया, मतलब मिला। कई बार हम फेल हुए, कई बार अच्छा हुआ, तो प्रोसेस है, उसी का मज़ा है। इसमें कोई वो 10 थिंग्स अबाउट टू मेक ए गुड फिल्म वाला कॉस्मोपॉलिटन का जवाब मैं नहीं दे सकता। मेरा एक फेवरेट लाइन हुआ करता था कि अगर सिर्फ पैसे ही कमाने हैं तो वो तो हम 10 बड़े जेरोक्स की दुकान भी खोल देंगे तो पैसे कमा सकते हैं। नहीं, शायद यही करने के लिए आए थे, यही किया हमने। तो अभी हाउ डू यू सी लाइफ पैन आउट, व्हाट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, हंगर इज ऑन स्टिल? See, आप फिल्म, you don't make a film in a void or in a vacuum all alone. This is not writing poetry. This is not writing दरवाज़ा बंद किया, 4 कागज़ काले किए, हो गया काम। आप पेंटिंग अकेले, ये आपको साथ में बनाना पड़ता है। अकेले आप पिक्चर नहीं बना सकते। और पिक्चर बनाने में सबको मालूम है पैसा लगता है, ख़ास तरह का पैसा तो लगता ही लगता है। तो उसमें कॉमर्स भी जुड़ा है। तो ये बहुत ही अजीब सी आर्ट फॉर्म है
इट इज़ द परफेक्ट आर्ट। लेकिन वक्त जब आप पिक्चर बना रहे हो, जिस वक्त आप पिक्चर बना रहे हो, वो वक्त कैसा है, उस वक्त को समझना, उस वक्त से लड़ना या ना लड़ना, रुकना पेशेंटली, ये वरीसम है इस वक्त। How have you managed your toughest times? With what kind of resilience? बाय राइटिंग, वही अकेले काम करो फिर, तो फिर मैं लिखता हूँ। दूसरे प्रोजेक्ट्स? हाँ, मतलब मैंने पिछले 1.5-2 साल से कोई काम किया नहीं है, मतलब शूटिंग नहीं की। हाँ 2 साल से, क्योंकि मैंने एक फिल्म ख़त्म की है, वो जियो के पास है जहाँ पे हम लोग मिले थे, घमासान। हाँ तो फिर तब से मैं लिख ही रहा हूँ। मैं 2 फिल्में लिख चुका हूँ, और मैं जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है के आसिफ की बायोपिक मेकिंग ऑफ मुगल आज़म, उस पर काम चल रहा है, तो वो बहुत टाइम ले रहा है। हिंदुस्तान में होता है क्या है कि मैं डायरेक्टर भी हूँ, सारी पिक्चरें खुद लिखता हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ कि यार आजकल मैं राइटिंग कर रहा हूँ, तो उसको लगता है काम नहीं है इसके पास। तो राइटिंग इज थेरेपेटिक। मैं बहुत लेज़ी राइटर हूँ, हाँ मेरा मन बिल्कुल नहीं करता लिखने का, लेकिन लिखना पड़ता है। हाँ लेकिन आप जिससे आकर मैं वो कुकिंग कर लेता हूँ कभी कभी, आई एम फेयरली गुड कुक, और मैं तरह तरह के खाने बना लेता हूँ। ये नहीं कि मटन बहुत अच्छा बनाता है, लौंडे सब मटन अच्छा बनाते हैं, वो वाला कुक नहीं हूँ मैं। तो मैं बहुत कुछ बना लेता हूँ। फिर घूमने घामने का शौक़ है, इलाहाबाद चला जाता हूँ। वहाँ पे हम पिछले साल से शुरू किया हमने, हर साल दिसंबर में एक 3 दिन का इवेंट करते हैं हम लोग, अपने शहर को सेलिब्रेट करते हैं। वाह। उसका नाम है बज़्म विरासत। तो इलाहाबाद की लेगेसी को सेलिब्रेट करते हैं। इस बार फिर दिसंबर में है, तो उसकी तैयारी में थोड़ा बिजी हूँ। जा रहे हैं शेखर जी, आशुतोष, इम्तियाज़, अनुराग बसु, सबको लेके जा रहा हूँ इस बार। तो तिग्मांशु, एक एग्जांपल समझते हैं इलाहाबाद की लेगेसी। कैन यू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट? देखिए, मैं बोलूँगा तो इमोशनली बोलूँगा, ना तो गूगल कर लीजिए। कौन हिंदी के, देखिए निराला, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, उसी पे ख़त्म हो जाना चाहिए, सबके को हो गया। फिर आपके नेक्स्ट पीढ़ी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, दुष्यंत कुमार, इलाचंद जोशी, उपेंद्र नाथ अश्क, इब्ने सफ़ी जो जासूसी दुनिया लिखते थे वो, और ऐसे तमाम हैं। ये तो लिटरेचर के हो गए। प्राइम मिनिस्टर दे लीजिए, सब एक टाइम से तो इलाहाबादी के थे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, गुलजारी लाल नंदा भी इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं, वीपी सिंह भी इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं, चंद्रशेखर भी इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं, सब, लाल बहादुर शास्त्री भी इलाहाबाद के पढ़े हुए हैं, मदन मोहन मालवीय, किसका फादर कामिल बुल्के, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, फादर वो ही वॉज अ जेसुइट प्रीस्ट, ऑस्ट्रियन, और वो आए थे हिंदुस्तान, और रामचरितमानस के ऊपर सबसे अच्छा काम अगर किसी का है, वो फादर कामिल बुल्के का है। इलाहाबाद से उन्होंने MA PhD किया ऑन रामचरितमानस, और हिंदुस्तान की पहली इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी फादर कामिल बुल्के की। अगर आप बचपन, फादर कामिल बुल्के भार्गव से छपी है कि कहीं से है, मेरे पास है अभी भी। तो उनका कितना कंट्रीब्यूशन है, तो फादर कामिल बुल्के। फिर अमिताभ बच्चन पे आके रुक गया मामला। किसका नाम ले, कौन किस शहर में इतने लोग। फिर जुडिशरी तो आपको अलग छोड़ दीजिए, और साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे। फिर म्यूजिक में जाएंगे, उधर जी भी है। जी 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 आपका जो कई लोगों को वो म्यूजिक की जो डिग्री मिलती है, भातखंड क्या बोलते हैं, विशारद, वो प्रयाग संगीत समिति से मिलती है, वो इलाहाबाद में है। हरि प्रसाद चौरसिया इलाहाबाद से हैं, शुभा मुदगल इलाहाबाद से हैं। बिल्कुल। कौन नहीं है इलाहाबाद से, सभी इलाहाबाद के हैं। सो योर childhood, youth, lot outdoor, running out, jumping around. Yeah, I had a very active childhood, very active. I was into music also. I used to play the guitar. मैं सबसे बड़ा मुझको मलाल ज़िंदगी का है कि मैं अच्छा गिटारिस्ट नहीं बन सका। मैं रिदम गिटारिस्ट बन के रह गया। क्या बात है। उससे आगे नहीं बढ़ पाया, बहुत बड़ा मलाल है मुझे। मैं रिफ्स नहीं बजा पाता, ऐसे नहीं कर पाता। लेकिन आप मुझे मुसाफिर में यारो बोलोगे, मैं अच्छे से गा दूंगा, ये सब बहुत, उसके आगे नहीं बढ़ पाया मैं तो। लेकिन बैंड था, पैरानॉइड, अंग्रेजी बजाते थे, हिंदी बजाते थे, मैं हर तरफ जाता था। मैं छोटे छोटे शहर भी जाता था। दुर्गा पूजा में गोरखपुर में बुलाया, गुरु 100 रुपये देंगे, आ जाओ बजा दो, चले गए वहाँ पर, तू क्या जाने, बेवफा बजा दिया। गाते भी थे? गाता भी था।
मतलब परफॉर्मेंस के तौर परफॉर्मेंस पे? परफॉर्मेंस ओके। इलाहाबाद में कम से कम 8-9 रॉक बैंड्स थे उस वक्त। ओ ये तो बताया नहीं मैंने आपको इलाहाबाद के बारे में। इलाहाबाद हिंदुस्तान की जो पहली म्यूजिक रॉक बैंड मैगजीन आई थी ना, उसका नाम था रॉक स्ट्रीट जर्नल, वो इलाहाबाद से निकली थी। क्या बात उसको जो पब्लिश करता था वो मेरा दोस्त था, उसका नाम था अमित सहगल, ही पास्ड अवे फ्यू इयर्स बैक। ही इज द ग्रैंड डैडी ऑफ इंडियन रॉक। क्या ये बात है। ददलानी उदलानी उसका नाम जो कान गुआत लगाते हैं इलाहाबाद। तो इलाहाबाद इधर भी था, इलाहाबाद उधर भी था। तो म्यूजिक हैज स्टेड क्लोज टू योर तो हार्ट? यहाँ बिकॉज मैं अल्डर ब्रदर यूज्ड टू प्ले, तो मैंने भी बैंड बजाया, हम लोग भी गाते थे फेस्टिवल वेस्टिवल उधर खूब गए, कानपुर फेस्टिवल, IIT वाईटी यहाँ में तो सब खूब किया। फिर थिएटर शुरू हो गया, तो मैं म्यूज़िक भी करता था, मैं थिएटर भी करता था। फिर यूनिवर्सिटी गया तो थोड़ा सा एक आप पॉलिटिकली भी एक्टिव हो जाते हो खास तरह के उसके साथ, तो वहाँ भी आप नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं। इलाहाबाद मुर्दाबाद भी चल रहा है। यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में, इलाहाबाद की यूनिवर्सिटी के इलेक्शन MLA MP से कम नहीं होता है, तो बहुत फर्क है, तो कट्टा बम सब चलता है। तो वो मतलब मैं मेरा हर नाव में मैं हर कुछ देख चुका हूँ। तो ये वही मैं कहा, मैं लकी था कि मैं इलाहाबाद में था। मैं जैज़ में भी बात कर सकता हूँ, मैं ठुमरी में भी बात कर सकता हूँ। और फिल्म म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, ये सब में ज़्यादा था या क्लासिकल, फोक, ये सब? क्लासिकल और फोक की तरफ समझ में आया वो, और फिर अंग्रेजी बहुत सुनता था। तब वहाँ टाइम पे यही सब था, डीप पर्पल, लेड जेपलिन, ये सब, बीटल्स सब। तो वो हार्ड रॉक बहुत हम लोग सुनते थे। और लेकिन जब पहली बार ये आया ना ग्रैमी अवार्ड्स, और बीट इट आया माइकल जैक्सन का, और ये सब हालो और लायनल रिची के गाने, मैंने कहा मैं अब गाना वेस्टर्न म्यूजिक छोड़ दूंगा। मुझे वो डिस्को आते ही मैं थोड़ा वो हो गया, और मेरा एडमिशन हो गया ड्रामा स्कूल। ड्रामा स्कूल जाते ही मेरा अंग्रेजी म्यूजिक सुनना एकदम ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ पे हमारी म्यूजिक की क्लासेस होती थी, बहुत फोक क्लासिकल सीखना, कोई बहुत मेजर नहीं, लेकिन कि गा तो लेता था मैं। लेकिन मेरे क्लास में और भी बेटर सिंगर थे, निर्मल पांडे, संजय मिश्रा मेरा बैचमेट है, ये सब अच्छे सिंगर्स थे। तो इस तरह से म्यूजिक में यहाँ से वहाँ चलता है। फिर उसके बाद मेरा अंग्रेजी म्यूजिक सुनने की तरफ झुकाव ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। कभी कभी सुनता हूँ अब मैं, जहाँ मैं एकदम ही अंग्रेजी सुनता था वो छूट गया एकदम। उसमें हम लोग दूरदर्शन पे एक आधे घंटे का आता था ना, हॉट ट्रैक्स या हॉट कुछ, ट्रैक्स या कि टॉप ऑफ द पॉप्स ऐसा कुछ आता जहाँ पे था। वीडियोस देखने को मिलते थे हमें, नहीं तो आवर एक्सपोजर टू वीडियोस वर जीरो। 9 लेट 80s की तरफ में सुनते थे कि हम लोग रेडियो ऑस्ट्रेलिया में भी सुनते थे, रेडियो नेपाल में भी संडे को आता था अंग्रेजी गाने। आप रिक्वेस्ट भी भेजते थे, तो अपनी गर्लफ्रेंड को रिक्वेस्ट खूब भेजते थे, एनी सॉन्ग और ये सब गाओ। See, music always helps you. I mean, personally, professionally, everything. The kind of profession we are into. जी। So I'm sure you are able to get much more from the composer. You know. अब दुख ये होता है कि हिंदी फिल्मों से म्यूजिक खत्म हो गया ना, इसका बहुत दुख है मुझे। अब सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्मों में गाने होते हैं, शाहरुख और सलमान की इनकी फिल्में। पहले तो छोटी पिक्चरों में, घरवंदा में भी तो गाने थे, कितने अच्छे लगते थे। कोई बड़ी मल्टी स्टारर पिक्चर थोड़ी थी वो। My biggest problem is that I can't remember songs जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ। मतलब पहले छोटी से छोटी फिल्मों के गाने अच्छे होते थे और कुछ याद रह जाते थे। वो इसलिए याद रह जाते थे उनकी लिरिक्स की वजह से, और कोई दूसरा कारण नहीं। मैं बहुत म्यूजिक डायरेक्टर से बहस कर चुका उस पर कि हमारा म्यूजिक खराब, मतलब एकदम खत्म हो ही गया है। खत्म हो गया। क्यों हो गया है? 5% गाने, क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर्स हावी हैं, लिरिसिस्ट गायब है। अगर है भी तो उसको सुनाई नहीं पड़ती लिरिक्स। और अगर वो बहुत बड़ा लिरिसिस्ट है भी, तो सब लोग बहुत दिखाने के चक्कर में है, ऐसे ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही कंट्राइव्ड है, कहीं से चुराए हुए हैं, कोई स्टाइल नहीं अपना। हाँ, अपनी आवाज़ नहीं ना। हाँ। तो लिरिक्स जब तक नहीं समझ में आएंगे तो म्यूजिक कहाँ से आएगा? और ग्रूव पे बनाना, और हमेशा म्यूजिक का जो लेवल लेता है, कोई लिरिक्स सुनाई नहीं देता है, तो कहाँ से सर्वाइव करेगा गाना? ये म्यूजिक गिटारिस्ट के अलावा एनी अदर रिग्रेट्स? पंचम दा से नहीं मिल पाया। क्या बात है, क्या हालांकि वो थे जब मैं आ गया था, 1942 की शूटिंग भी चल रही थी, वो बड़ा, तो मैंने उनके ही, मतलब एक तरह से उनके शिष्य ही बोल दीजिए, क्योंकि वो साउंड सिर्फ जतिन ललित के पास था, वेरी क्लोज टू आर.डी. बर्मन। तो जतिन ललित मेरी पहली पिक्चर की यहाँ से। मैंने देखा जितने नेक्स्ट जनरेशन के अच्छे फिल्म मेकर्स हैं ना, इतना, इफ they would have been born 20 years earlier ना, they would all have wanted to
work with Pancham Da? मतलब their regrets. इसीलिए मैं क्या, पंचम दा के म्यूज़िक में डिग्निटी थी। डिग्निटी एक चीज़ होती है आर्ट में, उसको समझना बड़ा सटल है। जो सलीम जावेद की राइटिंग में डिग्निटी है, अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों में डिग्निटी है, उनकी परफॉर्मेंस में डिग्निटी है। भले ही वो रोल कुली का कर रहे हो या स्मगलर का कर रहे हो, मतलब एंड कानून के खिलाफ वाला रोल कर रहे हो, लेकिन डिग्निफाइड थे वो। वही पंचम दा के म्यूज़िक में, जो बाकी के कुछ उनके साथ के उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल अवार्ड्स मिले हुए डायरेक्टर के म्यूज़िक में नहीं थी। फिर उस डिग्निटी को थोड़ा सा खींचा बीच में, फिर राजेश रोशन साहब। एक इस तरह की जब लेगेसी की बात करते हैं, आई नो you make very different kinds of films, but you have memories of film Anand when you had seen for the first time? पता नहीं, जब ग्रो हो रहे थे ऐसा लगता है कि आनंद तो देखी भी है। हाँ अब कब देखी थी इसका मुझे, लेकिन मैंने बाद में भी देखी। तो आनंद का तो यही है कि उस फिल्म में आनंद खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। आप दूसरों को तभी खुश रख सकते हो जब आप खुद हो, नहीं तो मतलब ऐसा किरदार से लिखा जा सकता है, हो नहीं सकता। मैंने जब भी, जहाँ तक मुझे आनंद की जब याद है, वो मैंने 16 साल की उम्र में बाद में देखी हो या बीच में अभी और भी देखी, मैंने 2-3 बार देखी है। तो बहुत, और क्या है कि बहुत बढ़िया पिक्चर है। सबसे अच्छा है उसमें जो है, मेरे फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर है सलील दा, ही इज़ माई फेवरेट। पंचम दा तो हैं ही, लेकिन मैंने सुना ये है कि जब पंचम दा भी कभी फंसते थे तो एच डी बर्मन बोलते एक काम करे सलील दा के पिक्चर जाता, बिल्कुल वो ठीक कर देगा। तो सलील दा है। हाँ और कम में ज़्यादा उनका जो है करना, तो आनंद के गाने तो पिक्चर ना रुलाए तो गाने रुला दें, बिल्कुल ऐसा है, वैसी पिक्चर। उतनी ही पावर योगेश के लिरिक्स और सलील दा जी जी जी, सिंपल गाने। गुब्बारा लेके पूरा गाना हो गया। हाँ मुझे लगता है आधे दिन में ख़त्म हो गया वो गाना। बिल्कुल। और एज ए जब भी मैं लोगों से बात करता हूँ तो आनंद की फिल्म तो लोगों के दिल पे है ही, मगर उससे भी मैं 5 गुना ज़्यादा महसूस करता हूँ कि गानों की वजह से लोग उसको अभी भी याद करते रहते हैं। बिकॉज हर तीसरे दिन, हर दिन कहीं ना कहीं गाने सुनने को मिल जाते हैं। जी, बात ये है आनंद के टेक अवे को अपनी ज़िंदगी से अगर रिलेट करें उसको, कि ये तो बहुत ही अनसर्टन लाइन है, सभी जगह अनसर्टनिटी है। एडवर्स से एडवर्स सिचुएशन में, भले ही आपके पास पैसों की तंगी हो या आपके घर में आपका झगड़ा हो रहा हो बीवी के साथ, या किसी दोस्त ने दगाबाजी कर दी हो, या पैसे फंसे हो मार्केट में, फिल्म इंडस्ट्री में तो अक्सर होता है, आप खुश कैसे रहेंगे और दूसरों को कैसे खुश रखेंगे? मेरे लिए, मैं सच बता रहा हूँ, कैसी भी हालत हो, अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ ना और मैंने एक बढ़िया सीन लिख दिया उस दिन, उससे ज़्यादा खुशी मुझको और कुछ कोई चीज़ नहीं देती। यही है आनंद। तो आई फील एवरीबडी हैज़ टू फाइंड देयर ओन थेरेपीज और क्रिएट करने की चीज़। लोग जब क्रिएट करना छोड़ देते हैं, वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करो, क्रिएट इन द सेंस, अगर आपके, यू हैव टू बी, जैसे बोलते हैं ना, यू हैव टू बी इंटरेस्टेड, बीइंग इंटरेस्टिंग पर्सन। जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होगा, आप इंटरेस्टिंग कैसे होगे? बिल्कुल। भले ही आपका वो इंटरेस्ट वाइल्ड लाइफ में हो, वो भी आप क्रिएट ही कर रहे हो, अपने अंदर क्रिएट कर रहे हो, एक वाइल्ड लाइफ का ज्ञान ले रहे हो, किसी ऐसी जगह घूमने जा रहे हो। ऐसे लोगों फिल्म में हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोग नई नई जगह जाते हैं, रिमोट प्लेसेस में नए लोगों से मिलते हैं, खाना वाना इधर उधर, तो मज़ा आता है। सबके साथ नहीं होता है, तो सबको दे हैव टू टेक आउट टाइम फॉर ऑल दिस। किसी चीज़ में इंटरेस्टेड होना ज़रूरी है, वही आनंद है। बिल्कुल जी ना, आपकी आंखें नम हो गई, बताइए। बहुत अच्छा टेक।